Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the pathogenic fungi which are related to Basidiomycota, and we are also discussing today the disease cycle of loose smut of wheat which is caused by Ustilago tritici. So let's move to the classboard. So dear students, pathogenic club fungi. मीन्स द बसीडियोमाइकोटा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने बात की थी कि जो क्लब फंजा हैं इनके अंदर ये बहुत ही फेमिलियर यानी कि ग्रुप है, वन ऑफ द मोस्ट फेमिलियर ग्रुप्स ऑफ द फंजाई। लेकिन उसमें हमने बात की थी कि उसकी जो फेमसिटी है यानी इसकी जो फेम है वो ना सिर्फ एडिबिलिटी तक महदूद है बल्कि वो ज़्यादा फेम इस वजह से है, ज़्यादा फेमिलियर इस वजह से है ये क्योंकि इनके अंदर डिवास्टेटिंग पैथोजेनिक फंजाई मौजूद हैं। ठीक है, जो आम तौर पर तो ह्यूमंस को भी यानी एनिमल्स को भी इफ़ेक्ट करते हैं, लेकिन साथ ही साथ में ये प्लांट की बहुत सारे स्पीशीज को भी इफ़ेक्ट करते हैं। तो जो पैथोजेनिक क्लब फंजाई हैं इनमें दो ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि बहुत फेमस हैं। एक को हम कहते हैं रस्ट फंजाई और दूसरे को हम कहते हैं स्मट फंजाई। इसको मार्क कर लीजिए, येलो बॉक्स में ये गिवन है और ये शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से, शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। क्लियर? रस्ट फंजाई और दूसरा स्मट फंजाई। तो पहले रस्ट फंजाई को देख लेते हैं। व्हाट आर रस्ट फंजाई? तो रस्ट डियर स्टूडेंट्स कहते हैं जंग को। तो आप सोच रहे होंगे कि प्लांट्स को कैसे जंग लग गया? तो जंग तो हमेशा यानी रस्ट जो होती है वो तो किसी मेटल को लगती है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्चुअली ये जो सा पैथोजेनिक फंगस है जिनको हम रस्ट फंजाई कहते हैं, ये प्लांट्स के अंदर जब इन्वेड करते हैं, जब उनको इफेक्ट करते हैं तो उनमें ब्रिक रेड कलर के या येलो ऑरेंज कलर के कुछ स्पॉट्स बनते हैं। इस वजह से वो दिखने में ऐसा लग रहा होता है कि जो मैसेज बनते हैं, स्पोर मैसेज बनते हैं, वो ऐसा लग रहा होता है जैसे प्लांट को जंग लगा हुआ है। वो रिजेंबल कर रहे होते हैं उस कलर को, जंग के जो कलर होता है ब्रिक रेड और ऑरेंज येलो कलर। तो इस वजह से इनको रस्ट फंजाई कहा जाता है। So the rust fungi, they are so called because of numerous rusty यानी जंग की तरह की, ठीक है, जैसे जंग होता है, ऑरेंज येलो disease spots on the host surface. और यहां पर एमसीक्यू के लिए मार्क कराएं कि होस्ट सरफेस में कौन सी इंपॉर्टेंट जगह होती है? मोस्टली स्टेम एंड लीव्स। मोस्टली ये जगहें जो है इफेक्टेड होती है प्लांट की। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब ये इन्वेड करती है, जब ये इफेक्ट करती है, जब ये एंटर होती है प्लांट के अंदर, ये जो रस्ट फंजाई है, तो उन पत्तों के ऊपर या उनके स्टेम के ऊपर छोटे छोटे डिजीज स्पॉट्स बनते हैं जो कि रस्ट कलर या फिर ऑरेंज येलो कलर के स्पॉट्स होते हैं। क्लियर? बाद में क्या होता है, जब वो इन्फेक्शन अपनी जो एक लेवल तक पहुंच जाता है, तब वो अंदर ही अंदर जब ग्रो करते रहते हैं, जब स्पोर्स बनाते हैं, बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे, तो ये बेसिडियोस्पोर्स जब वो उस लीफ को, स्टेम की सरफेस को रप्चर करके फाड़ के बाहर निकलेंगे, तो उसमें से स्पोर के मैसेज जो कि ब्रिक रेड कलर के होंगे। क्लियर? जो कि आमतौर पर रस्ट का कलर होता है। इस वजह से इनको रस्ट फंजाई कहा जाता है। लेटर रिवीलिंग ब्रिक रेड और रस्ट रेड colored
spore masses. Okay, on the host surface. Clear? और इनमें जो कॉमन एग्जाम्पल है याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है. The example includes Puccinia species. Puccinia ये जेनेरा है, जीनस है, ठीक है. और इसकी जितनी भी स्पीशीज आगे, ठीक है, मोर देन 100 स्पीशीज जो हैं ये Puccinia species, ये बेसिकली प्लांट्स को इफेक्ट करती हैं और उनमें फिर ये रस्ट कलर के, ये रस्टी जो है वो ऑरेंज येलो और फिर ब्रिक रेड जो स्पोर मैसेज बना देती हैं उनके पत्तों पे और उनकी स्टेम के ऊपर. क्लियर? तो इसकी एग्जांपल भी याद रखिएगा, पक्सीनिया स्पीशीज, दे आर द मोस्ट कॉमन रस्ट फंजाई. दूसरा इसके कंपैरिजन के अंदर है स्मट फंजाई. स्मट कहते हैं जब भी आपने देखा कभी कि कहीं पे आग लगी हो तो उसमें से वो बारीक बारीक से ऐसे पेपर की तरह के ब्लैक कलर के जो राख उड़ रही होती है उसको हम कहते हैं स्मट. ठीक है, तो ये जो उनसे जब ये प्लांट को इफेक्ट करते हैं ये वाले फंजाई, स्मट फंजाई, तो उसकी मेम्ब्रेन्स में, उसके जो ग्रेन्स के अंदर, कर्नल्स के अंदर और उनकी खास तौर पर उनके जो जहाँ जहाँ पर इन्वेड करते हैं वो एरिया जो होता है वो डस्टी और सूट और स्मट की तरह का अपीयर होना होता है. ऐसे लगता है जैसे जला हुआ हो. ठीक है, जैसे लाइक समथिंग इज बर्न्ट. तो इस वजह से इन फंजाई को कहते हैं, हालांकि वो जला हुआ नहीं है, आग नहीं लगी, बल्कि ये फंगस जो होती है स्मट फंजाई वो उनको इफेक्ट करते हैं. सो द स्मट फंजाई आर सो कॉल्ड, इनको ऐसा इसलिए कहते हैं, स्मट का मतलब जला हुआ, वो राख, काली राख. ठीक है, सो कॉल्ड बिकॉज ऑफ dusty black soot और smut. अच्छा, सूट और स्मट में थोड़ा सा डिफरेंस मैं बता देता हूं पहले. masses are formed in the host, especially grains or kernels of wheat, corn and rye. Clear? ये इनके स्पेशली इन प्लांट्स को, गंदम और ये जो सिट्टे होते हैं, कॉर्न और राई, इनकी जो फसलें होती हैं वो इससे इफेक्ट हो सकती हैं. ठीक है, और फिर वो लगता है किस तरह से वो प्लांट जब उसके ऊपर वो खोशे लगते हैं, गंदम के खोशे या इनके कॉर्न लगते हैं, वो ऐसे जले हुए ब्लैक कलर के होते हैं. इस वजह से उनको कहा जाता है दे आर कॉल्ड, उनके ऊपर मैसेज बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे, स्पोर मैसेज. किस कलर के? ब्लैक. सूट और स्मट, सूट कहते हैं जब भी इनकम्प्लीट वो बर्निंग हो, यानी किसी भी चीज़ को जब हम जलाते हैं तो उसमें से वो कोयला सा छोटे कार्बन पार्टिकल्स, राख सी बन जाती है, ब्लैक जो, ठीक है, पार्टिकल्स बन जाते हैं, उसको कहते हैं सूट. और स्मट, वो उसमें से जो राख उड़ रही होती है उसे स्मट कहा जाता है. तो इन जो डिजीज्ड प्लांट होता है उसकी, यानी कि जो जहाँ जहाँ पर इन्होंने इन्फेक्ट किया, खास तौर पर इनके जो ग्रेन्स और कर्नल्स जो होते हैं, यानी जिनको खोशे या दाने कहा जाता है, उनका कलर जो होता है वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है और उसमें से स्पोर्स निकल रहे होते हैं ब्लैक कलर के. तो दूर से दिखने में ऐसा लगता है जैसे फसल जल गई है. सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज स्मट फंजाई. और इसमें एग्जाम्पल याद रखिएगा, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दैट इज उस्टिलागो स्पीशीज. तो हम इसमें इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे दो स्पीशीज जिनका नाम के जरिए बताया गया है, जो स्मट फंजाई का. एक उस्टिलागो ट्रिटिसी, ये चूंकि साइंटिफिक नेम है, अंडरलाइन करेंगे.
ये इफेक्ट करती है वीट को, यानी कि गंदम को, ठीक है, गंदम की फसल को। और दूसरी जिसकी एग्जांपल दी गई है दैट इज उस्टिलाको मेडिस। इन दोनों को एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। क्लियर? सो इट इफेक्ट्स द कॉर्न। क्लियर? सो अब इसी चैप्टर के अंदर, इसी टॉपिक के कैटेगरी के अंदर रस्ट और स्मट फंजाई के हवाले से, स्मट फंजाई के हवाले से एक डिजीज साइकिल बयान किया गया है। उसे कहता है डिजीज साइकिल ऑफ लूज स्मट ऑफ वीट, यानी कि गंदम के जो खोशे होते हैं, गंदम की जो फसल है वो ऐसे लगती है जैसे जल कर राख हो गई है। उसके जो दाने होते हैं, गंदम के दाने, जिसको खोशे भी कहा जाता है, जो असल में आटा वो पिसवा कर, गंदम के दाने पिसवा कर आटा खाते हैं, तो जो दाने होते हैं गंदम के, बेसिकली वो सीड्स होते हैं, सो वो इफेक्ट होते हैं और ब्लैक कलर के होना शुरू हो जाती है। क्लियर? तो वो पूरी की पूरी फसल इससे अफेक्ट हो सकती है, तबाह हो सकती है। ये काफ़ी हद तक इकोनॉमिकली ये जो है वो काफ़ी लॉस में जा सकते हैं वो फार्मर्स या किसान, जिनको खुदा ना खास्ता जिनकी फसलों को ये स्मट फंजाई जो है इफेक्ट करती है, क्योंकि ये ऐसी फसलें हैं जो कि आम तौर पर ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ जहाँ पर एग्रीकल्चर है, तो ये चूँकि खुराक के अतबार से इंपॉर्टेंट है इंसानों की, तो ये इफेक्ट हो सकती हैं। सो द फार्मर्स दे आर अवेयर ऑफ दिस फंगस। क्लियर? तो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं कि किस तरह से जो लूज स्मट ऑफ वीट जो है वो उसका जो डिजीज साइकिल वो किस तरह से इफेक्ट करते हैं ये उसको, गंदम को। सो स्टूडेंट्स, डिजीज cycle of loose smut of wheat that is by Ustilago treatise. Clear? तो डियर स्टूडेंट्स, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ लॉन्ग क्वेश्चन विद डायग्राम इसकी एक्सप्लेनेशन आमतौर पर पूछी जा सकती है। तो इसको मार्क कर लीजिए एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। तो आपको पूछा जाएगा इसमें कि विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, स्केच के जरिए आप इस लूज स्मट ऑफ वीट को एक्सप्लेन कीजिए। सो स्टूडेंट्स, कहानी स्टार्ट होती है इन्फेक्टेड प्लांट से। क्लियर? इन्फेक्टेड प्लांट। तो स्टार्ट करते हैं। So this is an infected plant। तो चूंकि यहाँ पर अभी फिलहाल ब्लैक अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको ये इन्फेक्टेड को, कर्नल्स को ब्लू से मार्क कर रहा हूं। ये एक्चुअली जो ड्रॉ कर रहा हूं ये गंदम के खोशे हैं, द कर्नल्स, जिनको हम कर्नल्स कहा जाता है। कर्नल्स वो एक मेम्ब्रेन के अंदर बंद होते हैं, आपने देखा होगा घर में भी। ठीक है? तो ये इन्फेक्ट हो चुके हैं, ये इन्फेक्टेड है, ये एक्चुअली ब्लैक कलर के अपीयर हो रहे होते हैं। तो जब इन्हीं दानों के अंदर जो उसके स्पोर्स हैं इस फंगस के, वो बन रहे होते हैं, डिवाइड हो रहे होते हैं, बनते अल्टीमेटली क्या होता है कि जब वो भर जाता है अंदर से उसका खोशा, तो कर्नल मेम्ब्रेन रप्चर करती है और जो उसके स्पोर्स हैं उनको टीलियोस्पोर्स कहा जाता है। इनके अंदर जो स्पोर्स बनते हैं इस फंगस से, उनको टीलियोस्पोर्स कहते हैं। वो यहाँ से रप्चर होते हैं, तो जब ये मेम्ब्रेन रप्चर होगी तो वो ऐसे बर्स्ट करते हुए निकलेंगे वहाँ से, और एयर के जरिए, विंड के जरिए जो है वो हेल्दी प्लांट्स के ऊपर लैंड करेंगे। ठीक? तो कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से। सो ओवर हियर
the kernel membrane breaks and teleospores are carried away by air currents. जब हवा चलती है तो इनमें से वो उसके मैसेज निकल रहे होते हैं, तो वो जो हेल्दी प्लांट होता है उसके ऊपर वो लैंड करना शुरू कर देते हैं. So here is the healthy plant. इसके ऊपर छोटे छोटे फ्लावर्स लगे होते हैं. आपने वो गंदम का सिट्टा देखा होगा ना, वो इसी तरह से होता है. ठीक है, तो ये स्पोर्स जो हैं, these स्पोर्स जो यहां से उड़ के हवा के जरिए उड़ के और यहां पर जो फ्लावर्स होते हैं उसके ऊपर लैंड करते हैं. क्लियर? सो नंबर 2, the teleospores land on the flowers of healthy plant. क्लियर? अब ये फ्लावर आपका स्ट्रक्चर आप बेसिकली पढ़ चुके हैं, इसकी बेसिक्स फंडामेंटल्स आप पढ़ चुके हैं मैट्रिक के अंदर. आगे चलकर चैप्टर 9 में भी डिटेल से पढ़ाऊंगा आपको. ठीक है, तो उसमें भी देखेंगे. तो उसमें आपको पता है कि 4 वर्ल्स होते हैं. आउटर इज सेपल्स, फिर उसके बाद पेटल्स, पेटल्स के बाद देयर इज एंड्रोशियम, और सबसे इनर जो वर्ल होता है दैट इज गायनोशियम, जिसके अंदर वो एग सेल होता है. ठीक है, तो ये ओवरी के अंदर, ठीक है, ओवरी, और ओवरी के अंदर ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर वो एग सेल. तो ये बेसिकली ओवरी को इफेक्ट करता है. ठीक है, फ्लावर के अंदर मौजूद जो ओवरी होती है उसके अंदर एक्चुअली ये सारा कुछ प्रोसीजर चलेगा अगला. सो दिस इज गायनोशियम और द ओवरी. सिर्फ उसी पार्ट को दिखाया जा रहा है, ओवरी को. तो अब होगा क्या डियर स्टूडेंट्स, कि जिनसे स्पोर्स हैं, टीलियोस्पोर्स, ये जर्मिनेट करेंगे फ्लावर के ऊपर. देखिएगा यहां पर मैं इसको डाइकैरियोटिक बना रहा हूं, डाइकैरियोटिक. ठीक है, सो लाइक दिस. So teleospores germinate on flower डाइकैरियोटिक. ये एमसीक्यू के लिए मार्क कीजिएगा. ये देख रहे हैं डाइकैरियोटिक, दो मैंने सेल, दो न्यूक्लियाई ड्रॉ किए. डाइकैरियोटिक mycelium infects ovary. So this is actually ovary. तो इसको इफेक्ट करना शुरू कर देगी. उसके बाद आपको पता है कि जब फर्टिलाइजेशन होती है प्लांट में, ओवरी के बाद वो जो है वो फ्रूट बनता है और अंदर ओव्यूल से वो सीड बनता है. ईच एंड एवरीथिंग वो आपको पता है. आगे चलकर डिटेल में चैप्टर नंबर 9 में डिटेल से डिस्कस भी करूंगा. तो अब इसके बाद इस फ्लावर से क्या बनने, अल्टीमेटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड्स बनने. ठीक है, जिसको हम गंदम के दाने कहते हैं, कर्नल्स. तो अब वहां पर ये जाकर डॉर्मेंट हो जाएंगे. ये जो माइसीलियम है उन गंदम के
जो होशे होते हैं यानी गंदम के जो दाने होते हैं उनको कर्नल्स कहा जाता है, KERNEL, ठीक है, कर्नल कहा जाता है उनको। उनको जाकर इन्फेक्ट करेंगे, वहाँ पर जाकर उनकी जो पार्ट्स होते हैं एम्ब्रियो के पार्ट्स उनको जो है वो इफेक्ट करना शुरू कर देंगे। सो दिस इज अ सिंगल कर्नल, ये एक कर्नल ड्रॉ किया मैंने। इस हिस्से में, इसके इस हिस्से में एक्चुअली एम्ब्रियो पड़ा हुआ है, ये गंदम का दाना है और इसके जो नीचे वाला हिस्सा होता है यहां पर एक्चुअली एम्ब्रियो पड़ा होता है। तो ये वहां पर जाकर एम्ब्रियो को इन्फेक्ट कर देते हैं। क्लियर? So this is a kernel. So the mycelium, ये जो आपको हाइफी नजर आ रही है बेसिकली mycelium है। The mycelium in words the parts of embryo. क्लियर? तो एक्चुअली ये एम्ब्रियो पड़ा हुआ है, ठीक है, यहां पर ये सारा, दिस इज एम्ब्रियो और ये पूरा क्या है, दिस इज कर्नल। दिस इज कर्नल। क्लियर? तो ये मुख्तलिफ आपको गंदम के दाने दिखाई दे रहे हैं यहां पर, ये अंदर जाकर वहां पर डॉर्मेंट हो जाते हैं। अगर इसको थोड़ा सा अंदर से दिखाया जाए डिटेल के साथ, तो यहां पर एम्ब्रियो के अंदर ये डॉर्मेंट हो जाते हैं। क्लियर? सो द माइसीलियम बिकम्स डॉर्मेंट over here. The mycelium becomes dormant in the embryo of seeds. तो फसल कट गई, फसल कट चुकी है, ये इन्फेक्ट कर चुके हैं उनको, लेकिन अभी तक किसानों को कोई पता नहीं है कि क्या हुआ। ठीक है, अब आपको पता है कि जब इस दफ़ा फसल कटी जिसमें से जो गंदम के दाने निकले, अब जब अगली दफ़ा नेक्स्ट जो ग्रोइंग सीजन होगा इसका, उसमें जब उगाई जाएगी तो वो कैसे उगाई जाती है, गंदम की फसल कैसे उगती है कि इन्हीं दानों को सो किया जाता है, इन्हीं को ज़मीन के अंदर बोया जाता है, तो तब वहाँ से नया वीट प्लांट निकलाता है। क्योंकि असल में ये जो गंदम के दाने हैं ये सीड्स एक्चुअली, और इन्हीं से आगे वो बनना है। तो जब अगले साल जब उसने आप सो करेंगे या फार्मर्स उनको सो करते हैं, मतलब कि बीज को बोते हैं ताकि नई गंदम की फसल जो है उगाई जा सके, तो तब क्या होता है कि ये अभी तक तो डॉर्मेंट है, तो जब सीड जर्मिनेट करेगा तो तब डियर स्टूडेंट्स ये उसके साथ साथ ये भी ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो आपको पता है कि जब सीड जर्मिनेशन पढ़ा हुआ आपने मैट्रिक के अंदर, तो यहाँ से होता है प्लोम्यूल से निकलती है शूट्स, और नीचे होता है रेडिकल से निकलती हैं रूट्स, द फर्स्ट रूट्स। ठीक है, अब ये सीड जर्मिनेट कर रहा है। सो अब क्या होगा, द माइसीलियम वो इन जैसे जैसे जर्मिनेट करेगा तो इनके साथ साथ वो भी ग्रो करना शुरू कर देंगे। क्लियर?
सो द माइसीलियम का तो पता है ना आपको, जो फंगल हाइफी की बात हो रही है एक्चुअली, जो उसकी बॉडी होती है हाइफी से बनी फिलामेंट्स, उसी को माइसीलियम कहते हैं, बॉडी ऑफ फंगस, हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से। सो द माइसीलियम grows as the seed germinates। जैसे वो जर्मिनेट हुआ, किसानों ने उसको फसलों में बोया, जैसे जैसे उसमें से वो शूट्स और उसकी रूट्स निकलना शुरू होंगी, उसी के साथ साथ ये भी ग्रो करना शुरू कर देंगे। अब प्लांट थोड़ा सा ग्रो कर गया, तो गंदम का प्लांट अभी ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो उसी जैसे जैसे वो ग्रो करता है, तो उनके जो ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं ये उन्हीं को फॉलो करते हैं, जैसे जैसे ग्रोथ हो रही होती है। जैसे कि ये पत्ते बन रहे हैं, तो पत्तों के अंदर लाइक दिस, सो इन्वेट करना शुरू कर दिया। क्लियर? सो द माइसीलियम follow the growing parts of the growth points। जहां जहां पर वो ग्रोथ पॉइंट, जहां जहां ग्रोथ हो रही है, उनके जहां जहां पार्ट्स ग्रो कर रहे हैं, उसी के साथ साथ ये भी ग्रो करना शुरू कर देती है। अब यहां से अगर आपको एक लेट्स सपोज इतना सा हिस्सा थोड़ा सा आपको माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाया जाए, तो किस तरह से नजर आएगा? सो दीज आर द सेल्स ऑफ द प्लांट जो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो माइसीलियम कहाँ मिलेगी? ऐसे जैसे जैसे ग्रो करते जा रहे हैं, साथ साथ ये भी ग्रो करते चले जाएंगे। अल्टीमेटली क्या होता है, अब ये प्लांट जो है ये यंग होना शुरू हो गया, ठीक है। इसके अंदर भी अब फ्लावर्स लग गए, और इनके फ्लावर से फिर इन सभी नए गंदम के दाने बनना शुरू हो गए। इसके ऊपर गंदम के सिट्टे लग गए, ठीक है, उस फसल के ऊपर। तो उनके साथ साथ इन्होंने क्या किया कि इन ग्रेन्स को, ठीक है, इन ग्रेन्स को इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया। अब क्या होगा अल्टीमेटली? अगर यहां से एक गंदम के खोशे को देखा जाए थोड़ा सा माइक्रोस्कोप के अंदर, तब पता चलेगा कि फसल की तबाही फिर चुकी है। तो उसके अंदर नजर आएंगे द माइसीलियल सेल्स। अब यहां पर डियर स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो माइसीलियल सेल्स होते हैं वो स्पोर्स में कन्वर्ट हो चुके होते हैं, ठीक है। यहां पर ये माइसीलियल सेल्स हैं, यानी माइसीलियम के जो सेल्स थे ये पीछे जो सेल नजर आ रहे हैं ये इसके अंदर मौजूद हैं, इस गंदम के खोशे के अंदर, कर्नल के अंदर। ये कर्नल का थोड़ा सा पोर्शन माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाया जा रहा है, और उसके अंदर ये आपको जो ब्लू कलर के नजर आ रहा है, ये बेसिकली माइसीलियल सेल्स हैं। नाउ द माइसीलियल सेल्स इन द कर्नल्स, कर्नल मतलब जो खोशा, गंदम का दाना। अब जो नया प्लांट बना, नया गंदम का जो पौधा बना, उसमें जो गंदम लगी, सो माइसीलियल सेल्स इन द कर्नल्स बिकम, ये क्या बन जाते हैं? अब वो सेल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? बिकम टीलियोस्पोर्स। इनको नाम दिया जाता है, इन स्पोर्स को टीलियो
स्पोर्स का। क्लियर? अब क्या हुआ कि ये गंदम तो इफेक्ट हो गई। अब आहिस्ता आहिस्ता ये गंदम के अंदर पलना शुरू हो जाएंगे। क्लियर? और उसके अंदर इनके मैसेज बनना शुरू हो जाएंगे। तो स्पोर्स अंदर बनते चले जा रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये बनते चले जा रहे हैं। अल्टीमेटली क्या होगा कि जब ये भर जाएंगे तो ये इस तरह से हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ब्लैक कलर के। जब जब इनकी मेम्ब्रेन रप्चर होगी तो बिल्कुल ब्लैक कलर के इनके अंदर से मैसेज निकलेंगे। सो दीज आर द एक्चुअली टीलियोस्पोर्स, जो कि इस कर्नल के रप्चर होने के बाद निकले और ये फिर दोबारा से रेडी हैं एक नई फसल को, एक नए सेहतमंद और हेल्दी प्लांट को इन्फेक्ट करने के लिए। क्लियर? तो आइए इसको कंप्लीट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एरो हेड्स। तो कहानी कहां से स्टार्ट हुई थी? यहां से। दिस इज पॉइंट नंबर 1, ये फर्स्ट पॉइंट। क्लियर? फिर उसके बाद दिस इज द सेकंड पॉइंट, यहां पर दैट इज द सेकंड पॉइंट, लैंड हुए। फिर उसके बाद दिस इज द थर्ड पॉइंट, ओवरी के अंदर इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया। देन आफ्टर दैट so this is the fourth stage or the fourth point. And the fifth point. Clear? और फिर उसके बाद सीड जर्मिनेट हुआ, उसी के साथ साथ ये भी ग्रो करना शुरू कर दिए। द सिक्स्थ स्टेज, देन वो यंग प्लांट बना, जैसे जैसे ग्रो किया उसी के साथ साथ ये भी ग्रो किए। द सेवंथ स्टेज, फिर उसके बाद इसके गंदम के खोशे लगे। क्लियर? और खोशों के अंदर जो माइसील सेल्स थे अब वो क्या बन चुके हैं? द टीलियोस्पोर्स। और फाइनली यहां पर द कर्नल्स, ये जो से यहां पर देख सकते हैं इसके जो कर्नल्स हैं ये भर चुके हैं। द कर्नल्स are infected with and filled with, infected with and filled with teliospores. So that is the ninth और final stage। अब जब ये भर जाएगा इसकी मेम्ब्रेन रप्चर होगी और ये देखें मेम्ब्रेन रप्चर हुई तो अगेन the cycle is over here. So this is how the disease cycle of loose smut of wheat, ये Ustilago triticea जिसको हम स्मट फंजाई भी कहते हैं, ये उसका डिजीज साइकिल। इस तरह से ये जो गंदम की फसल है उसको इफेक्ट करेगी। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द ड्यूटेरोमाइकोटा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।